और यही वजह है कि चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन अब्रामोविच दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। आलम यह है कि महंगी गाड़ियों और लग्जरी यॉट का ये मालिक अब सड़क पर आ गया। इतना ही नहीं, चर्चा तो ये भी है कि अब उनके पास अपने स्टाफ को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे। असल में अब्रामोविच के पास यूके में काफी संपत्ति है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से बोरिस जॉनसन सरकार ने अपने देश में मौजूद उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। इसके अलावा उनके बैंक खातों पर भी रोक लगा दी गई। इसी वजह से उन्हें पैसों की दिक्कत शुरू हो गई, यानी उन्हें पुतिन की दोस्ती काफी महंगी पड़ी। उधर फीफा के सामने फुटबॉल यूनियन ऑफ रूस बैकफुट पर आ गया। उसने फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन यानी कि फीफा, इसका अर्थ हुआ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल के साथ यूरोप के देशों के फुटबॉल संघ, यूरोपियन ऑफ यूनियन फुटबॉल एसोसिएशंस के लगाए प्रतिबंधों को खत्म करने की अपील को वापस ले लिया। जिसकी जानकारी दी इस अपील की सुनवाई करने वाली CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने, जो खेलों के विवादों को निपटाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। जहां फीफा और कुछ दूसरे देशों के लगाए गए बैन के खिलाफ रूस ने गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने बताया कि 30 मार्च को फुटबॉल यूनियन ऑफ रूस ने CAS दफ्तर से अपनी अपील वापस ले ली, इसलिए अब सुनवाई की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। यूक्रेन युद्ध के दौरान फीफा ने रूस को बड़ा झटका देते हुए 2022 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, जबकि प्रतिबंध लगने के बाद कई दूसरे फुटबॉल संघों ने भी रूस के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। इसी कार्रवाई को रूस ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में चुनौती दी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो पीछे हट गया। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को पुतिन ने अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी है। साफ संकेत है कि जंग के मोर्चे पर ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी रूस आर पार की जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्योंकि इस बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जवाब देने के लिए खुद पुतिन सामने आए। पुतिन ने बम बारूद या किसी मिसाइल का जिक्र नहीं किया, न ही किसी परमाणु युद्ध की चेतावनी दी, लेकिन फिर भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ा दी। पुतिन ने इस बार साफ संकेत दिया कि आर्थिक वार का जवाब रूस की तरफ से भी दिया जाएगा। वार भी ऐसा होगा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं होगा। रूस की कई कंपनियों का अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों में बड़ा निवेश है। इनमें एनर्जी सेक्टर ही नहीं बल्कि कई उद्योगों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। खबर है कि रूस की कंपनियों के हिस्सों पर उन देशों की सरकारों ने कब्जा करने का प्लान बनाया है। इसी प्लान पर रूस की तरफ से पलटवार हुआ। पुतिन ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ये दुधारी तलवार जैसा होगा। मतलब साफ है कि नुकसान अकेले रूस का नहीं होगा, बल्कि हर एक्शन का उतना ही बड़ा रिएक्शन भी होगा। और पुतिन की चेतावनी केवल अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों के लिए ही नहीं है, बल्कि ऊपर है इससे भी ज्यादा। वो ये कि अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए रूस कुछ कड़े कानून तैयार कर भी चुका है, जिन्हें बस वहां की संसद से पास होने और पुतिन के साइन की जरूरत बाकी है। माना जा रहा है कि रूस के जिन बैंकों पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगाए, उन बैंकों के बारे में रूस में भी माहौल बिगड़ रहा है। रूस की ही बड़ी कंपनियां और कारोबारी इन बैंकों के साथ काम करने से झिझकने लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो भी अमेरिका और यूरोप के निशाने पर न आ जाएं। इसलिए रूस एक ऐसा कानून लागू करेगा जिससे ऐसे कारोबारियों और कंपनियों को सीधा निशाना बनाया जा सके। कानून के तहत उन लोगों को 10 साल की सजा दी जा सकती है जो अमेरिका के प्रतिबंधों को मान रहे हों। प्रतिबंधों वाले बैंकों या उद्योगपतियों से किनारा करने वालों पर इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कि ऐसा कानून जिससे यूरोप और अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध का कम से कम रूस में कोई असर नहीं होगा। यूक्रेन में ऑपरेशन की शुरुआत के 42 दिन बाद रूस की ये सख्ती यूरोप और अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली है। उधर यूक्रेन ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से जुड़ा एक बहुत ही डराने वाला दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिकों ने वहां कब्जे के दौरान बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव धूल उड़ाई, जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि रूस के सैनिकों की तरफ से जो रेडियो एक्टिव धूल उड़ाई गई वो बेहद ही खतरनाक है और सैकड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए दावा किया गया कि रूस के सैनिकों ने प्लांट पर कब्जा करने के बाद वहां अपने हथियार और सैन्य उपकरण लगाने के लिए कई गड्ढे खोदे थे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये गड्ढे परमाणु प्लांट के उस हिस्से में दिखाई दिए जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट यानी प्लांट की वो जगह जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा है। यूक्रेन पर हमला और उस पर जल्द से जल्द कब्जा जमाने की कोशिश में जुटे रूस के सैनिकों को यह खतरा शायद नजर नहीं आया।
तभी तो 24 फरवरी को जंग शुरू होने के पहले ही दिन रूसी सेना ने चेर्नोबिल पर धावा बोल दिया था। रूसी सेना के बड़े बड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खतरनाक रेडिएशन से भरे चेर्नोबिल के इलाके में बेधड़क घुस गई थी। हैरानी की बात ये रही कि युद्ध की रणनीति बनाने वाले रूसी सेना के कमांडरों को भी ये खतरा नजर नहीं आया और उन्होंने उससे बचाने वाले सुरक्षा उपकरणों के बिना ही अपने सैनिकों को वहां भेज दिया। और करीब 1 महीने तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए रखने के बाद कुछ दिनों पहले ही रूस की सेना वहां से भाग खड़ी हुई, क्योंकि दावा किया गया कि रेडियो एक्टिव धूल के संपर्क में आने वाले सैकड़ों रूसी सैनिक रेडिएशन का शिकार हो गए, जिसके बाद उनमें से कई सैनिकों की तबियत बुरी तरह खराब हो गई। रेडिएशन के संपर्क में आए उन रूसी सैनिकों को इलाज के लिए बेलारूस भेजा गया, लेकिन रूस के सैनिकों की वजह से अब ये खतरा पूरे यूक्रेन में फैलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रूस की सेना की वजह से चेर्नोबिल की ये रेडियो एक्टिव धूल अब वहां के कई दूसरे इलाकों में फैलने का दावा किया जा रहा है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि चेर्नोबिल से निकलकर कीव तक आए रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उसी धूल से सनी थीं। यानी चेर्नोबिल से निकला रेडिएशन का खतरा करीब 130 किलोमीटर दूर कीव तक पहुँच गया। और अगर इस दावे में सच्चाई है तो ये यूक्रेन के लोगों के लिए किसी सुलगते बम से कम नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ चेर्नोबिल की रेडियो एक्टिव धूल पहुँची होगी वहाँ के लोग रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। और इसी खतरे की आशंका यूक्रेन ने भी जताई। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग के मैदान में रूसी सेना से लोहा ले रहे अपने फौजियों को सम्मानित किया, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे मिलिट्री कमांडर को मेडल से नवाजा और युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया। बताया गया कि इन सभी फौजियों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना से लोहा लिया और उन इलाकों पर दोबारा कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाई। Хто щоденно захищає нашу державу від російського окупанта. इस कार्यक्रम में जंग के दौरान अपनी जान गंवाने वाले यूक्रेन के एक पत्रकार मैक्सिम लेविन के परिवार वालों को भी सम्मानित किया गया और शहीद जवानों की याद में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। लुहांस्क में रूस की फौज ने जबरदस्त धावा बोलकर यूक्रेन की फौज को नाको चने चबवा दिए। वहां के कुछ इलाकों में रूस के जवानों ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें आसमानी हमले तो थे ही, साथ ही फौज जमीन पर कहर बरपाने उतर पड़ी। लुहांस्क में रूस की सेना की एक टुकड़ी हथियारों के साथ उतरी और वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाने लगी। उनमें कुछ सैनिक आगे बढ़कर गोलीबारी करते दिखे तो कुछ ने उन्हें पीछे से कवर दिया। इसी बीच वहां एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही यूक्रेन की तरफ से मिसाइल हमला हुआ, रूस की तरफ से भी एक के बाद एक 2 खतरनाक मिसाइल दाग दी गई। मिसाइल के बदले मिसाइल दागने के बाद सैनिकों ने आगे बढ़कर मोर्चा दोबारा संभाल लिया। रूस ने दावा किया कि उसने वहां मौजूद यूक्रेन के जवानों को चुन चुनकर निशाने पर लिया। धमाकों की आवाज इतनी जोरदार थी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। इस सैन्य कार्रवाई के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने लुहांस्क में अपने इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। साथ ही मिसाइल हमले का पूरा वीडियो भी जारी किया, जिसमें मिसाइल उसके टारगेट किए यूक्रेन के एक ठिकाने पर तबाही मचाती नजर आई। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. रूस ने दावा किया कि उसने मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के विद्रोहियों के साथ मिलकर चलाया, जिसमें उसने लुहांस्क के कई इलाकों में यूक्रेन की फौज को खदेड़कर बाहर कर दिया। उधर यूक्रेन की जंग के 42 दिन बाद एक बार फिर से लगने लगा कि अमेरिका और रूस के बीच एक आर्थिक जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका ने एक ऐसा दांव चला जिससे रूस के सामने ऐतिहासिक संकट खड़ा हो गया, तो इसकी परवाह न करते हुए पुतिन ने एक ऐसी चाल चल दी जिससे दुनिया भर में डॉलर की बादशाहत खत्म हो सकती है। इसलिए अब दुनिया भर में छिड़ी आर्थिक जंग साफ दिखने लगी है। अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली जिससे रूस अपने ही देश में बुरी तरह फंस गया। रूस के सामने ऐतिहासिक डिफॉल्टर बनने की नौबत आ गई। रूस के बैंकों ने अपना बहुत बड़ा फंड अमेरिका के बैंकों में जमा किया हुआ था। रूस के बड़े बैंकों में वहां के नागरिकों का एक बहुत बड़ा सॉवरन फंड है, ऐसा फंड जिसमें रूस के लोग अपनी बचत की रकम जोड़ते हैं। इसी हफ्ते इस बॉन्ड से जुड़े करीब 60 करोड़ डॉलर रूस के इन बैंकों को वहां के नागरिकों को देने थे। रुपयों में रकम करीब 6,500 करोड़ रुपए होती है। इतनी बड़ी रकम नागरिकों को देने के लिए रूस के बैंकों ने अमेरिका के बैंकों में जमा अपनी रकम निकालने की कोशिश की,
लेकिन अमेरिका ने ये पेमेंट रोक दी। इतनी बड़ी रकम का भुगतान रोके जाने से रूस के बैंकों को बड़ा झटका लगा। झटका इसलिए क्योंकि ये डॉलर बॉन्ड थे। डॉलर बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ग्राहकों को इसका भुगतान डॉलर में ही किया जाता है। पहले जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे उसमें डॉलर बॉन्ड के भुगतान पर रोक शामिल नहीं थी। लेकिन अब ये नया प्रतिबंध लगाने के साथ ही अमेरिका ने उस भारी भरकम रकम पर कब्जा कर लिया है जो अमेरिका के बैंकों में रूस के बैंकों ने जमा करवाई थी। अब रूस के सामने संकट ये है कि जो डॉलर उसके पास पहले से जमा है वो उनका इस्तेमाल बैंकों का कर्ज भुगताने में करे या फिर जंग की तैयारी करने में। क्योंकि रूस के पास अब विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से खत्म हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार का सीधा मतलब डॉलर से है। अगर डॉलर खत्म हुए तो रूस के सामने भी संकट बढ़ेगा। इसलिए पुतिन ने ऐसा पलटवार किया जो अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने वाला है। ऐसी चाल चली जिससे बाइडेन चारों खाने चित हो गए। पुतिन ने इस बार ऐसी इकोनॉमिक स्ट्राइक की जिससे दुनिया का कारोबार करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। चाल तो चली गई मॉस्को में, लेकिन असर केवल अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होना तय है। क्योंकि रूस ने तेल और गैस के अपने ग्राहकों से कह दिया है कि अगर रूबल न हो तो भुगतान गोल्ड में यानी सोने में किया जा सकता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पुतिन की इस चाल से हिल सकती है, क्योंकि डॉलर में होने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा कारोबार ऐसा होगा जिससे डॉलर गायब हो जाएंगे। रूस अपने देश में आने वाले गोल्ड का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है। चाहे तो गोल्ड के बदले रूबल भी छाप सकता है, जैसा दुनिया में सदियों से होता रहा है। और चाहे तो अपना भंडार बढ़ाकर भी रूस अपने देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बना सकता है। लेकिन ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया पिछले कुछ दशकों से ऐसे ही किसी विकल्प की खोज कर रही थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर का विकल्प ढूंढा जा सके। ब्रिक्स देशों के संगठन में तो बाकायदा कई सालों से बैठक में ये एजेंडा तय रखा जा रहा था और हर बार इन देशों के नेता इस बात पर चर्चा करने के लिए जुट रहे थे कि डॉलर का विकल्प क्या हो सकता है। लेकिन रूस ने गोल्ड फॉर गैस का फॉर्मूला देकर पूरी दुनिया को अब एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिससे डॉलर की कीमत हमेशा के लिए कम हो सकती है। इसके अलावा पुतिन की इस चाल से रूबल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन अमेरिका को बड़ा खतरा ये होगा कि अगर गैस और तेल से बाहर निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाला कारोबार अगर गोल्ड के जरिए होने लगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार डॉलर ऐतिहासिक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। और इसी बीच रूस के एक बड़े अधिकारी ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। पता चला है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के नाम पर अमेरिका अपना कारोबार बढ़ाने में लगा है। दूसरे देशों को रूस से फासला बनाने की नसीहत देने वाले अमेरिका ने जंग के बाद रूस से तेल की खरीद बंद करने की बजाय बढ़ा दी। और वो भी तब जब अमेरिका लगातार भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है कि रूस से कच्चा तेल ना खरीदा जाए। यूरोप के देशों पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि रूस के कच्चा तेल और नेचुरल गैस की खरीद बंद की जाए। लेकिन अमेरिका खुद अपनी ही सीख मानने को तैयार नहीं है। उल्टा अमेरिका ने यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया। केवल तेल ही नहीं, कई अहम खनिज भी लगातार रूस से अमेरिका पहुंच रहे हैं, जिन पर अमेरिका ने ना कोई बैन लगाया और ना ही किसी आदेश में कोई जिक्र ही किया, बल्कि अपने बैन में जरूरी चीजों की एक ऐसी शर्त लगा दी कि खनिज से लेकर तेल तक सब कुछ उसमें जोड़ दिया। लेकिन रूस के अधिकारी ने जैसे ही अमेरिका की दोहरी नीति की खबर दुनिया को दी, अमेरिका अपने ही जाल में फंस गया। दुनिया को नसीहत देने वाले बाइडेन की फजीहत होने लगी। कई देशों ने अमेरिका को इस दोहरे रवैये के लिए घेरना शुरू कर दिया। दावा यह है कि यूरोप को रूस पर निर्भरता कम करने की बात कहने वाले अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट केवल एक हफ्ते में ही 43% बढ़ा दिया। ये 43% का आंकड़ा काफी बड़ा है। दावा किया जा रहा है कि रोज 1 लाख बैरल कच्चा तेल ज्यादा खरीदा जा रहा है। ये कुल खरीद नहीं है, पहले जितना तेल खरीदा जा रहा था उसमें 1 लाख बैरल और जोड़ दिया गया है। दावा यह है कि अमेरिका रूस का कच्चा तेल खरीदकर दुनिया के तेल के बाजार पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। मतलब यह कि पहले रूस से कच्चा तेल खरीदा जाए और फिर यूरोप के देशों को वही कच्चा तेल बेच दिया जाए। मतलब जो तेल सीधा रूस से यूरोप पहुंचता था वो अमेरिका होता हुआ यूरोप तक पहुंचेगा। इससे होगा ये कि यूरोप को महंगा तेल मिलेगा और जो कारोबार बिना डॉलर के होना था उसमें डॉलर से लेन देन होगा, जिससे डॉलर मजबूत होगा।
लेकिन अमेरिका का ये प्लान दुनिया के सामने आ गया और ऐसा होने से पहले ही अमेरिका की फजीहत शुरू हो गई। वहीं चीन ने यूक्रेन युद्ध का ठीकरा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर फोड़ दिया है। अमेरिका को पहले ही इस जंग की वजह से दुनिया भर में काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है और अब तो वो चीन की मीडिया के निशाने पर भी आ गया। यही नहीं, उसने बाइडेन को इस युद्ध का विलन बता दिया। चीन की मीडिया में जिनपिंग सरकार का पूरा दखल है। ऐसे में वो इस जंग का फायदा अपने तरीके से उठा रही है। दावा है कि चीन की सरकार ने इस जंग का सच लोगों से छिपाने की कोशिश की। इसके लिए वो अब तक रूस के हमले को जंग बताने से बचती रही। जिनपिंग सरकार ने इस युद्ध को जंग के बजाय स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करार दिया। चीन की मीडिया में दावा तो यहाँ तक किया गया कि यूक्रेन में अमेरिका की मदद से जैविक हथियार बनाए गए। साथ ही कहा गया कि अमेरिका पक्षियों के जरिए रूस में वायरस फैलाने की साजिश में जुट गया। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश चीन पर दबाव बना रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि चीन इस जंग में किसी भी तरह रूस की मदद करे। लेकिन अब इसी का जवाब देने के लिए चीन की मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया और वो अमेरिकी राष्ट्रपति को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। साथ ही इस जंग का फायदा उठाकर जिनपिंग सरकार अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में भी जुट गई। कहा जा रहा है कि चीन के अंदर अमेरिका और नेटो को इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। दलील दी गई कि अमेरिका और नेटो ने पर्दे के पीछे यूक्रेन संकट की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। यानी अमेरिका की वजह से ये जंग हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन की मीडिया पुतिन के शासन को सही ठहराकर जिनपिंग की छवि भी चमकाने में जुटी है। वो लोगों में जिनपिंग के लिए विश्वास बढ़ाने में लगी है। चीन की सरकार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मजबूती से पश्चिमी देशों का सामना किया। दावा है कि इसी तरह जिनपिंग भी चीन के लिए करना चाहते हैं ताकि देश जो दूसरे हैं वो चीन के खिलाफ साजिश न कर पाए। यानी चीन का मीडिया ये साबित करने में जुटा है कि जिनपिंग का एक छत्र राज चीन के लिए फायदे का सौदा है। यही नहीं, चीन की मीडिया में यूक्रेन के राष्ट्रपति का मजाक बनाया गया क्योंकि वो पहले कॉमेडियन थे और बाद में वो राजनीति में आए। वहां तंज मारा गया कि उनमें राजनीति की समझ काफी कम है और इसी वजह से यूक्रेन को जंग का सामना करना पड़ा है। वहीं पुतिन के यूक्रेन पर हमले की तारीख का राज पहले ही खोलने वाले रूसी नेता वोलोदिमीर ज़िरिनोवस्की की मौत हो गई है। दावा है कि पुतिन ज़िरिनोवस्की से नाराज थे क्योंकि उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ज़िरिनोवस्की आखिरी बार 22 दिसंबर 2021 को रूस की संसद में नजर आए थे। उसी दिन उन्होंने पुतिन के यूक्रेन पर हमले के प्लान के गहरे राज को संसद में खोला था। उसी दिन उन्होंने पुतिन के यूक्रेन पर हमले के प्लान के गहरे राज को संसद में खोल दिया था। उनका दावा था कि 22 फरवरी 2022 को रूस सैन्य कार्रवाई शुरू करेगा। Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра? यूक्रेन से युद्ध वोलोदिमीर ज़िरिनोवस्की की भविष्यवाणी वाले दिन तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके एक दिन बाद शाम से रूसी फौज ने आक्रमण करना चालू कर दिया था। तमाम अफवाहों के बीच रूस की संसद में बताया गया कि ज़िरिनोवस्की का कोरोना से निधन हुआ। रूसी संसद में उनको श्रद्धांजलि दी गई और 1 मिनट का मौन भी रखा गया। ज़िरिनोवस्की को 2 फरवरी को कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। ज़िरिनोवस्की की पहचान रूस के अनुभवी फायरब्रांड नेता की थी। उधर चीन से खतरे के बीच अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक हथियारों की एक बड़ी खेप देने का फैसला किया। ताइवान के साथ खड़े अमेरिका ने हमेशा चीन के उस दावे का विरोध किया है जिसमें उसने ताइवान को अपना हिस्सा बताया और अब उसने ताइवान की सेना की मजबूती के लिए बेहद ही आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण उसे देने का फैसला किया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ताइवान को हथियारों की एक बड़ी खेप की बिक्री को मंजूरी दे दी गई। ताइवान के साथ की गई इस डील में अमेरिका अपने सबसे आधुनिक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को और भी आधुनिक बनाने वाले उपकरण उसे देगा। अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और ये दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। अमेरिका ने ताइवान को ये हथियार ऐसे वक्त दिए हैं जब उसके ऊपर चीन के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इस तरह की खबरें हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की आड़ में शी जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाने के लिए हमला कर सकते हैं। ताइवान के साथ अमेरिका की इस डील को चीन के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है।
क्योंकि हाल ही में चीन के विमानों ने कई बार ताइवान में घुसपैठ की थी। माना जा रहा है कि इस सौदे के बाद ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उसके आसमान की सुरक्षा करने में बड़ी मदद करेगा, जो कि 100 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकता है। और जैसे ही इसे खतरे का पता चलता है, पेट्रियट करीब आधे घंटे के भीतर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम अपने आसपास के 90 डिग्री के इलाके पर नजर रख सकता है। इसके साथ ही ये लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को निशाना आसानी से बना लेता है। अपने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को और आधुनिक बनाने के लिए अमेरिका ताइवान को कई और हथियार देगा। इसके लिए उसने ताइवान के साथ $95 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 772 करोड़ से ज्यादा के सौदे को मंजूरी दी है। और इसी बीच रूस, जो जानकारी मिल रही है, यूक्रेन जंग का फायदा उठाना चाहता है और अपने हित साधने में जुटे चीन की घेरेबंदी करने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है, ताकि इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन के पर कतरे जा सके। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब है कि ऐसी घातक मिसाइल जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस हथियार से बचाने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के सैकड़ों टेस्ट कर चुका है, बल्कि पिछले साल तो ये खबर आई थी कि चीन ने अपना एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी परमाणु बम दागने की ताकत रखने वाला स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में उड़ाया, जिसने दक्षिण चीन सागर के ऊपर रहते हुए एक मिसाइल दागी। साफ है कि चीन जंग की तैयारी में लगा है। ऐसे में अमेरिका ने भी कमर कस ली और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए सिक्योरिटी पैक्ट ऑकस के तहत हाइपरसोनिक हथियार बनाने का ऐलान कर दिया। Technologies that surround hypersonics are very much a part of what the AUKUS partnership is striving to deliver. पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने चीन से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से हाथ मिलाया था और ऑकस संधि की थी। तभी से चीन बौखलाया हुआ है। उसके ऑकस संधि से चिढ़ने की एक वजह यह भी है कि इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन दोनों को साथ लेकर चलता था, लेकिन ऑकस संधि साइन करके वो अमेरिका की टीम में शामिल हो गया। अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का फैसला चीन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार बेहद ताकतवर होते हैं, जो कि जिस भी देश के पास हो, जंग के मैदान में उसे जीत दिला सकते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, जिसका मतलब ये हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी तेजी से उड़ सकती हैं। अब हवा में आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि हाइपरसोनिक मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। इस स्पीड से हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूयॉर्क से बीजिंग महज 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच सकती है, जबकि दोनों देशों के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट भी 13 घंटे तो लेती ही है। लेकिन सिर्फ तेज रफ्तार ही हाइपरसोनिक मिसाइल की इकलौती यूएसपी नहीं, वो उड़ान के बीच में अपनी चाल भी बदल सकती है। वो चाहे तो दाएं मुड़ सकती है, कभी बाएं मुड़ सकती है, जबकि बाकी मिसाइलें एक बार चलने के बाद ये नहीं कर पाती। और इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को गच्चा दे सकती है। उसे इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो किस दिशा से आ धमकेगी इसका रडार अंदाजा ही नहीं लगा पाते हैं। असल में अमेरिका के डर की वजह है उसके स्ट्रैटेजिक कमांड के चीफ की वो चेतावनी जिसने उसके कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की स्ट्रैटेजिक कमांड उसकी सेना को हर खतरे से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाने का काम करती है, और उसी के हेड का दावा है कि चीन ऐसी खतरनाक परमाणु मिसाइलें बना रहा है जो कि अमेरिका तक में कहर ढा सकती हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की स्ट्रैटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दो टूक कहा कि चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिकी सेना बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ सकती। खबर है कि एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दावा किया कि चीन ने अपने पश्चिमी हिस्से में न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड बनाने का काम तेज कर दिया है, जिसमें हर फील्ड में 120 मिसाइल साइलो हैं। मिसाइलों को स्टोर करने के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड कंटेनर को साइलो कहते हैं।
अमेरिका का दावा है कि उन साइलों में ऐसी ताकतवर मिसाइलें रखी हैं जो कि अगर चली तो उनकी जद में अमेरिका होगा।